एवरीवन डियर ऑल, कृषि हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से जेपी सर आप सभी अनुयायियों का, सभी विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि हम सब हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी व्याकरण में चैप्टर चल रहा है शब्द विचार। इससे पहले मैं कुछ पढ़ाऊं, इससे पहले मैंने शब्द विचार पर एक वीडियो ऑलरेडी भेज चुका हूं पहले ही, और उसके आगे जो हमें आज पढ़ना है शब्द विचार से संबंधित वो है जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया था उत्पत्ति के आधार पे। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। तो जो हम लोग शब्दों का वर्गीकरण किए हैं, जो पहला पॉइंट है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पर शब्द के भेद चार होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, तीसरा होता है देशी और चौथा होता है विदेशी। इस तरह अगर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। लेकिन कई विद्वान जो बाद में आए वो पांचवा भेद भी रखे हैं और पांचवा भेद के रूप में संकर शब्द को माना है। ठीक है ना? संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? यानी इन चारों के अलावा कई विद्वान पांचवा भेद संकर शब्द के रूप में रखा है। तो आइए आज इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, इनके परिभाषा के बारे में जानेंगे, इनके कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। तो जो पहला मूल बिंदु है तत्सम और तद्भव, सबसे पहले तत्सम को जानेंगे, उसके बाद तद्भव जानेंगे। तो तत्सम, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ओके डियर ऑल, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होगा समान। ठीक है? और जब दोनों को जोड़ देंगे तो उसके समान, अर्थात किसके समान? उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। बस यहीं पे हमारा परिभाषा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको परिभाषा बताने के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ जानकारी बता दूँ। देखिए, सभी लगभग भाषाओं का विकास, लगभग सभी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। इसलिए संस्कृत को जननी माना जाता है। जननी मतलब माता। सबसे पहले संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आया। ये सब भाषाएं हैं। ठीक है? इसके बाद हिंदी का विकास हुआ, देख सकते हैं। यानी हिंदी कई भाषाओं के प्रक्रिया के बाद हिंदी का विकास हुआ है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी की जो जननी है क्या है? संस्कृत है। ओके डियर ऑल, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। सबको जानकारी हो गया? यानी कह सकते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ है संस्कृत से हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे संस्कृत शब्द आया हुआ है और हमारे हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी के बारे में जो सुनते हैं,
इस हिंदी का भी विकास संस्कृत से हुआ है। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब कि जो शब्द संस्कृत में दिए गए हों, जैसे संस्कृत में आप लोग कई जगह शब्द देखे होंगे अग्नि, तो अग्नि में जब संस्कृत लिखते हैं यहाँ ऐसे लिखते हैं, या फिर सूर्य लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये सब संस्कृत वर्ड है, इस तरह संस्कृत में लिखा जाता है। या फिर आम्र है ना, ये सब संस्कृत में है। लेकिन इसी को हम ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दें, ठीक है, समझिएगा भाषा को। इसी शब्दों को यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों मतलब जैसे है वैसे ही हिंदी में बस लिख देना है। जैसे अग्नि है तो वहाँ पे तो अग्नि हो गया, सूर्य है तो सूर्य हो गया, ठीक है। इसी तरह आम्र है तो आम्र हो गया। आप लोग देख रहे हैं क्या परिवर्तन हो रहा है, बस वहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है और उन्हीं शब्द को यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं। तो यही तत्सम है, यानी हमें जो तत्सम का परिभाषा चाहिए वो तत्सम का परिभाषा यहाँ पे निकल कर आ गया। कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों क्या त्यों हिंदी में लिख दिया जाए, है ना, वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। तो ये इसकी परिभाषा है। आइए परिभाषा में इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यानी सीधे सीधे संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इसके अलावा और भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, है ना, जो संस्कृत में दिए रहते हैं। उन संस्कृत वाले शब्द को सीधे सीधे हिंदी में लिख देना है, बस वही तत्सम है। और यही इसका परिभाषा है तत्सम का। आइए मैं इसका परिभाषा भी लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को परिभाषा बताया, समझाया कि तत्सम का निर्माण कैसे हो रहा है, तत्सम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है। अब इसके अगर परिभाषा पर चलते हैं तो परिभाषा भी मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया कि संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में उसका रूप लिख दिया जाए या ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर दिया जाए, वही क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो इस तरह आप लोग परिभाषा देख सकते हैं। मैंने परिभाषा दो तरीके से लिखा है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उसी रूप में किया जाता है, यानी संस्कृत के जैसा शब्द है वैसे ही ठीक हिंदी में लिख दिया जाता है, हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसे तत्सम कहते हैं। एक और परिभाषा मैंने लिखा है कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा ही हिंदी में लिख दिया जाए या प्रयोग किया जाए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके डियर ऑल, ये तो आपका परिभाषा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण पर चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ग्राम, बोलते हैं ना ग्राम, लेकिन ये शब्द तो संस्कृत में हो गया और इसे हमें अगर तत्सम यानी हिंदी में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम, ठीक है ना। इसी तरह हम शब्द ले लेते हैं सूर्य, बोलते हैं ना सूर्य, तो अगर इसे हमें हिंदी में लिखना है तो हम लिखेंगे सूर्य, ठीक है। इसी तरह आप ले लीजिए कर्पूरा, है ना, कर्पूरा, ठीक है, कर्पूरा, और इसे हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कर्पूर, ठीक है। तो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द जो मैं लिखा हूँ इधर, ये तीनों शब्द, इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी एक्सप्लेन के लिए मैं यही कुछ उदाहरण लिया हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत का ये निशानी है, जिस शब्द के पीछे इस तरह विसर्ग का चिन्ह लग जाता है वो संस्कृत शब्द कहलाते हैं, और वही संस्कृत शब्द उठाकर मैंने हिंदी में लिख दिया तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका तत्सम क्लियर हुआ है और आगे अब जानेंगे कि तद्भव क्या होता है, अर्थात तद्भव किसे कहते हैं। आइए उसको भी देखते हैं। दूसरा है तद्भव, है ना। तत्सम क्लियर हो गया,
दूसरा है तद्भव, यानी तद्भव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि तद्भव का निर्माण कैसे होता है। तो तद्भव शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, तद्भव। तत् का अर्थ होता है उसके या उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। जिस विद्यार्थी को अगर अर्थ का मतलब, शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो वो परिभाषा भी बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। उत्पन्न होने वाला। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनाइए, उससे उत्पन्न होने वाला, किससे उत्पन्न होने वाला। तो संस्कृत के जो शब्द हैं उनसे अब हिंदी में जो परिवर्तन शब्द हो जाते हैं, परिवर्तन का मतलब जो अर्थ के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं वही तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, जैसे मैंने लिखा था ग्राम, है ना। अब ग्राम का मतलब क्या होगा, गांव। अब इसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। अब इसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह मैंने बताया था कर्पूर, कर्पूर, तो कर्पूर को हम लोग क्या लिखेंगे, कपूर। इसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे सर्प, तो सर्प का हिंदी परिवर्तन क्या होगा, हिंदी में अर्थ क्या होगा, सांप। देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो यही सारे शब्द जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे शब्द तद्भव कहलाते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। अभी अभी हमने बताया कि तद्भव जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत् प्लस भव, यानी तत् प्लस भव। तत् का अर्थ उससे, भव का मतलब उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत है अब उससे उत्पन्न होकर उसका हिंदी में अर्थ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मैंने दो तरीके से लिखा है। वे शब्द जो संस्कृत शब्द से बदलकर, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो संस्कृत शब्द से बदलकर निर्माण होता है, यानी जिन शब्द का निर्माण होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरा मैंने परिभाषा लिखा है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में अर्थ के रूप में बदल गया है या बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तत्सम और तद्भव दोनों के परिभाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तद्भव के एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। जैसे मैंने लिखा था ग्राम, ठीक है, तो ग्राम का अर्थ क्या होगा, गांव। इसी तरह मैंने लिखा था आम्र, आम्र, आम का अर्थ होगा आम। मैंने लिखा था कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर का अर्थ होगा आपका कपूर, ठीक है। इसी तरह और भी शब्द हैं। सर्प, सर्प का अर्थ होता है सांप। देख सकते हैं आप लोग कैसे हिंदी में परिवर्तन हो रहा है। यानी ग्राम जो हमने संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द लिया था, लेकिन अब इन शब्दों का हिंदी के अर्थ के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम का गांव, आम्र का आम, कर्पूर का कपूर, सर्प का सांप। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग घृत बोलते हैं, घृत, घृत का मतलब होता है घी। तो जो शब्द हिंदी के रूप में परिवर्तन हो रहा है वही तद्भव कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि इस साइड के शब्द तद्भव कहलाएंगे और इस साइड के शब्द आपके इस साइड के शब्द तत्सम कहलाएंगे, और जो उसका अर्थ मिल रहा है, जो हिंदी में परिवर्तन हो रहा है, वो तद्भव कहलाएंगे। इस तरह तद्भव में अंतर और तत्सम में अंतर, दोनों में अंतर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यानी तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के जो वीडियो मैंने आप लोग को बताया है तत्सम और तद्भव के बारे में, कि तत्सम क्या होता है, तत्सम का निर्माण कैसे होता है, ये मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद कौन से शब्द तत्सम होते हैं ये भी मैंने बताया। फिर दूसरा तरफ बढ़ते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव का निर्माण कैसे होता है, ये मैंने इस वीडियो के अवगत मैंने आप लोग को समझाया। इसके बाद तद्भव की परिभाषा मैंने आप लोग को क्लियर किया है।
तद्भव के उदाहरण मैंने आप लोग को कुछ क्लियर कर दिया है। इसी तरह बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम और तद्भव एग्जाम में, चाहे वो बड़े कंपटीशन के बच्चे हों या छोटे कंपटीशन के बच्चे हों, सभी तरह के एग्जाम में अक्सर ये चैप्टर से कुछ न कुछ पूछे जाते हैं। आइए मैं उन कुछ शब्दों से आप लोग के बीच रख रहा हूँ या बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में ये शब्द पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में दो ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको तत्सम शब्द दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि इसका तद्भव क्या होगा, या फिर आपको तद्भव शब्द दे देगा और पूछेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे कंपटीशन है, कंपटीशन में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए मैं उस तरीका भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए, चाहे वो बड़े लेवल के बच्चों को कंपटीशन का हो या छोटे बच्चे के कंपटीशन के बच्चे की बात की जाए, हम दोनों तरीके के बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो पूछता है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, आपको या तो कोई तत्सम शब्द देगा, इधर से पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि तत्सम है कि तद्भव है, या फिर इधर से देगा कोई तद्भव शब्द दे देगा, बोलेगा निम्न में से बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोई एक शब्द दे देगा तत्सम का एक शब्द दे देगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया प्रस्तर तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन दे देगा पत्थर, आंसू, काम, खेत। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो तुरंत पत्थर लगा देगा। तो एक तरीका ये है पूछने का। दूसरा तरीका, या तो कोई तद्भव शब्द से शब्द दे देगा, जैसे दे देगा कि खेत शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा तुरंत क्षेत्र बताएगा, ऑप्शन में क्षेत्र रहेगा तो क्षेत्र लगाएगा। क्षीर शब्द का तत्सम शब्द बताइए, तो क्षीर शब्द देगा। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो तुरंत क्षीर शब्द लगाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको दोनों तरफ से याद करना है। चाहे एग्जाम में तत्सम पूछे या तद्भव पूछे, दोनों तरीके से जैसे भी पूछे आप लोग को उसका आंसर देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।